सोचिए, अगर जर्मनी और जापान ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया होता तो आज की दुनिया कैसी होती। एक पैरेलल यूनिवर्स में हिटलर ने अमेरिका से पहले ही एटॉमिक बम बना लिया, एक कोड नेम वाली छोटी सी लिटिल गर्ल नाम की एटॉमिक बम, और उसने सीधा ये बम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पर गिरा दिया। अब जब इतना बड़ा धमाका हो गया तो युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। अमेरिका पूरी तरह हार गया और देश को जर्मनी और जापान ने आपस में बांट लिया। जापान ने कब्जा कर लिया था पूरा चीन, अमेरिकी वेस्ट कोस्ट, और फिर एक नया साम्राज्य बनाया, ग्रेट पैसिफिक सुपर कॉन्टिनेंट। इसमें आता है ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका का वेस्टर्न हिस्सा। इसका मकसद था पूरी दुनिया को जापान का गुलाम बनाना। वहीं जर्मनी ने कब्जा किया पूरा यूरोप, अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, और यहां तक कि ब्राजील तक बीच का जो हिस्सा था वो रेगिस्तान और बफर जोन बन गया। यहीं पर आज भी अमेरिकन गोरिल्ला फाइटर्स यानी अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स छिपकर काम करते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में सबसे मजेदार देश था इटली। अब वो क्या कर रहा है? शायद पास्ता में ही डूबा होगा, कोई बड़ा रोल नहीं दिखता। जर्मन जॉन में अगर कोई आदमी अपाहिज है या उसके अंदर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो उसे सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। हिटलर के हिसाब से ऐसे लोग खाना बर्बाद करते हैं और आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर देते हैं। यहां सिर्फ वही लोग नागरिक कहलाते हैं जो शुद्ध जर्मन नस्ल आर्यन हो। अब जरा सोचिए, जर्मनी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने सुपर मैग्लेव ट्रेन बना ली है जो पूरे यूरोप को जोड़ती है। हवा में उड़ती हुई ट्रेन, फ्रीडम की टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क। अब वहां नाजी स्वस्तिक चिन्ह और हिटलर की तस्वीरें नजर आती हैं। जिन अमेरिकी क्षेत्रों पर जापान ने कब्जा किया वहां के लोग अब सिर्फ घटिया मजदूर बनकर रह गए हैं। हर जगह उन्हें नीच जाति जैसा ट्रीट किया जाता है। यहां तक कि खाने के लिए भी उन्हें चॉपस्टिक इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है। हर काम में जापानी लोगों को पहले रखा जाता है। लेकिन जहां अत्याचार होता है वहीं से बगावत भी शुरू होती है। अमेरिका में अंडरग्राउंड विद्रोही संगठन काम कर रहे हैं। इनका एक मिशन है एक रहस्यमय इंसान को एक खास फिल्म रील पहुंचाना। उसका कोड नेम है हाई कैसल मैन। हमारी हीरोइन जूलियाना पहले विद्रोहियों से जुड़ी नहीं थी। एक रात उसकी बहन भागती हुई आती है और उसे एक बैग पकड़ा देती है। जूलियाना कुछ समझ नहीं पाती। अगले ही पल उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसकी बहन को मिलिट्री पुलिस ने गोली मार दी। भागते हुए जूलियाना घर पहुंचती है और बैग खोलती है। वो देखती है उसमें एक फिल्म रील है। अब वो समझ जाती है कि बहन ने अपनी जान किस चीज के लिए दी थी। जूलियाना वो फिल्म चलाती है और जो दिखता है वो हिला देने वाला होता है। फिल्म में दिखाया गया है कि असली इतिहास में जर्मनी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बम गिराए थे और युद्ध अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने जीता था। फिल्म की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है जैसे कोई असली डॉक्यूमेंट्री हो। उसमें असली जीवन के बहुत सारे नेता और चेहरे नजर आते हैं। अब सच्चाई जानने के लिए जूलियाना निकलती है एक न्यूट्रल जोन की ओर जो उसकी बहन ने बताया था। इसी दौरान एक 20-25 साल का युवक एक और मिशन पर भेजा जाता है। उसे एक सामान से भरी गाड़ी न्यूट्रल जोन तक पहुंचानी होती है जो थैनोस माउंटेन के पास है। कल्पना करो अगर जर्मनी ने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बना लिया होता और उसे सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन पर फोड़ दिया होता तो दूसरा विश्व युद्ध समय से पहले ही खत्म हो जाता और फिर यह दुनिया बन जाती एक भयानक इतिहास की वैकल्पिक प्रति। इस थ्योरी पर आधारित है एक शानदार अमेरिकन सीरीज द मैन इन द हाई कास्टल, यानी ऊंचे महल वाला आदमी। यह शो दिखाता है कि दुनिया का नक्शा कैसे पलट सकता था। जर्मनी और जापान दोनों विजेता देश बन जाते और फिर अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता, बिल्कुल रॉकी माउंटेन्स के बीच से। एक तरफ जापान का कब्जा, दूसरी ओर जर्मनी का बीच में बचता है एक रेगिस्तान और बफर जोन जहां अमेरिकन गोरिल्ला फाइटर्स यानी विद्रोही सेनाएं छिपकर लड़ाई लड़ती हैं। जूलियाना, कहानी की मुख्य किरदार,
एक दिन अचानक एक रहस्यमयी और भारी फिल्म रील उसके हाथ लग जाती है और यही रील बन जाती है इस पूरी कहानी की कड़ी। इस फिल्म रील में जो दिखता है वो चौंकाने वाला है। एक ऐसे विश्व की झलक जहां अमेरिका और रूस ने युद्ध जीता था और फिर उनके बीच छिड़ गई थी ठंडी जंग, कोल्ड वॉर, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। ये रहस्यमयी आदमी, हाई कैसल मैन, वो फिल्म रील्स को इकट्ठा करता है, उन्हें अलग अलग समानांतर दुनियाओं, पैरेलल यूनिवर्सेस में फैलाता है। मतलब वो एक दुनिया की सच्चाई दूसरी दुनिया को दिखाता है और यहीं से शुरू होता है असली असर। जर्मनी की सरकार को यह सच पसंद नहीं आता। वो चाहती है कि कोई भी नागरिक ऐसे रील्स न देखे और जो भी इन्हें फैलाए उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम तक रखा जाता है। जूलियाना अब एक नई जिंदगी की तलाश में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अकेली निकल पड़ती है कैनन सिटी के एक रेस्टोरेंट की ओर, जिसका नाम है सनसेट डाइनर। वो वहां किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जाती है जो हाई कासल मैन से जुड़ा है। रास्ते में गोलियों से बचती हुई एक ट्रक लेकर भागती है। आखिरकार वो कैनन सिटी पहुंच जाती है, पर रास्ते में उसका बैग चोरी हो जाता है और अब तो खाने तक के पैसे नहीं बचते। तभी ब्लैक नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है, उसके लिए बिल चुका देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, पर जूलियाना को नहीं पता कि ब्लैक असल में एक जर्मन जासूस है जिसका मिशन है उस फिल्म रील से जुड़े हर रहस्य को उजागर करना। जूलियाना अब उधार चुकाने के लिए रेस्टोरेंट में वेट्रेस बन जाती है, लेकिन उसका असली मकसद है अपने संपर्क वाले एजेंट से मिलना। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो शख्स नहीं आता। इसी दौरान वो देखती है कि एक बूढ़ा सज्जन रोज आता है और एक किताब पढ़ता है। जूलियाना पूछती है कौन सी किताब है। वो बताता है ये बाइबल है। वो बताता है कि जापान और चीन जैसे क्षेत्रों में फिल्में बैन की जाती हैं और बाइबल भी एक प्रतिबंधित पुस्तक है, लेकिन न्यूट्रल जोन में कोई रोक टोक नहीं। बूढ़ा आदमी कहता है बाइबल बताती है कि सूरज के नीचे का जीवन व्यर्थ है, इसलिए हमें अपना जीवन सूरज से परे किसी चीज को समर्पित करना चाहिए। जापानी कहते हैं सूरज है उनका सम्राट, एम्परर, तो सम्राट से बाहर सिर्फ एक चीज बचती है, राष्ट्रभक्ति। वो जूलियाना को पैसे लौटाता है और कहता है अगर दिलचस्पी हो तो बाइबल के अध्याय 12 पद 5 को पढ़ो। जूलियाना बाइबल खरीदती है और जैसे ही वो पेज खोलती है वो देखती है एक शब्द, महाविनाश। अब उसे समझ आता है कि वही बूढ़ा आदमी उसका संपर्क एजेंट था और ये सब कुछ ब्लैक देख रहा होता है। जूलियाना उस बूढ़े को बांध, डैम पर मिलने बुलाती है। जब रील की पुष्टि हो जाती है वो बूढ़ा अचानक हमला कर देता है और उसे बांध से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियाना ने जापानी मार्शल आर्ट आइकीडो सीखी थी। वो उसका वार पलटकर उसे ही नीचे गिरा देती है। ब्लैक आता है अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो मदद करता है लाश को हटाने में। लाश से उन्हें एक नक्शा मिलता है और एक लोकेशन उस नक्शे पर नजदीक ही होती है। दोनों वहां पहुंचते हैं, एक गुफा में, जहां पड़ी होती है एक सड़ी हुई लाश और एक मेज पर धुंधले दस्तावेज। उसी पर जूलियाना की बहन का नाम कटा हुआ होता है, मतलब वो मारी जा चुकी है। पर एक नाम अभी भी बचा है, रेस्टोरेंट का मालिक, मतलब जिसे वो खोज रही थी वो तो रोज उनके सामने था। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है अगर मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफी करता तो अब तक मुझे 300 बार गोली मार दी गई होती। वो दोनों को पहाड़ों के अंदर एक ठिकाने पर ले जाता है, लेकिन वहां उन्हें हाई कासल मैन नहीं मिलता, बल्कि दिखते हैं हथियार लिए शिकारी। मालिक ब्लैक की असली पहचान उजागर कर देता है और उसी के पास एक फिल्म रील और मिलती है। एक और समानांतर ब्रह्मांड में 1945 में जर्मनी नाजी रेखा वाला अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बम बना लेता है। फिर वो एक बम जिसका नाम है लिटिल गर्ल सीधे वॉशिंगटन पर गिरा देता है। अमेरिका को मजबूर होकर हार माननी पड़ती है और इस तरह जर्मनी, इटली और जापान दूसरा विश्व युद्ध जीत जाते हैं। उस समय का नाजी सम्राट फ्यूरर अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था और अब सत्ता हथियाने के लिए हिमलर ने एक नई साजिश रच दी।
सम्राट की हत्या कर जापान से युद्ध शुरू करने की। जापान के पास न्यूक्लियर बम नहीं था, इसलिए हिमलर का प्लान था 2000 एटॉमिक बम गिराकर सिर्फ 3 हफ्तों में जापान को मिटा देना। लेकिन जापान की तरफ से एक व्यापार मंत्री इस युद्ध को रोकना चाहता था। वो इतना परेशान हो गया कि दिन रात ध्यान और ध्यान में खोया रहता। लकड़ी की छड़ियों से यिन यांग और 8 त्रिग्रह की दिशा निकालता वो एक जर्मन अधिकारी को फुसलाने में सफल हो जाता है, जो खुद भी नहीं चाहता था कि 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध हो। अब दोनों समझते हैं कि युद्ध को रोकने का एक ही तरीका है। जापान के पास भी न्यूक्लियर बम होना चाहिए ताकि दोनों देश जाने, अगर युद्ध हुआ तो दोनों का संपूर्ण विनाश तय है। इस रणनीति को कहते हैं डर का संतुलन, म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जर्मन अधिकारी चोरी छिपे हेजनबर्ग की रिसर्च से न्यूक्लियर बम की जानकारी चुरा लेता है, पर उसे जापानी जमीन तक पहुंचाना बेहद खतरनाक है। सौभाग्य से जापान का युवराज आने वाला है जर्मनी में एक भाषण देने। यही मौका है मिशन को अंजाम देने का। प्लान था युवराज के भाषण के दौरान टेक्नोलॉजी मंत्री की जेब में सीक्रेट फाइल डाल देना। लेकिन भाषण के बीच एक अमेरिकन नागरिक अचानक बाहर आता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। वो फायर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी 2 गोली चलती हैं और युवराज घायल होकर गिर जाता है। कोई और पहले ही हमला कर चुका था। अचानक हुए हमले से हमलावर घबरा जाता है और अपनी पिस्तौल एक पत्थर के नीचे छुपा देता है। इस अफरा तफरी में जर्मन अधिकारी गुप्त दस्तावेज निगल जाता है ताकि सर्च से बच सके, और वो बच भी जाता है। जापानी एजेंसी को भी ज्यादा सफलता नहीं मिलती और जापान की टीम को झाड़ खानी पड़ती है। फिर भी वो जर्मन अधिकारी जान पर खेलकर वो जानकारी जापान के टेक्नोलॉजी मंत्री को सौंप देता है। टेक्नोलॉजी मंत्री अब बैठता है जर्मनी की सुपरसोनिक फ्लाइट में और रातों रात जापान लौट जाता है। पर दुनिया में राज ज्यादा देर तक छुपते नहीं। रुडोल्फ नाम के इस जर्मन अधिकारी की चोरी का पता चल जाता है। अब मामला पहुंचता है एसएस लीडर, यहूदी विनाशक हेड्रिक तक। लेकिन हेड्रिक उसे तुरंत नहीं मारता, बल्कि उसकी फैमिली को धमकी देता है, जा और खुद जाकर सम्राट की हत्या कर। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जूलियाना और ब्लैक, जो अब तक सीरीज का हिस्सा थे, वो असल में एक और समानांतर ब्रह्मांड से आए थे और उनका असली मास्टरमाइंड था नाजी सम्राट खुद, वही हाई कैसल मैन। सम्राट ने गुप्त विद्रोही ग्रुप के जरिए वीडियो टेप्स इकट्ठे किए जिनमें अलग अलग ब्रह्मांडों की घटनाएं दिखती थीं। सम्राट ने टाइम मशीन बनाने की तकनीक हासिल कर ली थी। अब उसका प्लान था हर पैरेलल यूनिवर्स में घुसकर उन्हें नाजी साम्राज्य का गुलाम बना देना। सम्राट अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत और प्लानिंग आज भी उतनी ही खतरनाक थी। उसने जानबूझकर वो जानकारी रुडोल्फ को लीक की थी ताकि वो जापान को न्यूक्लियर पावर बना दे, जिससे बाद में उस रहस्यमयी पूर्वी ताकत से लड़ा जा सके। जैसे ही प्लान शुरू हुआ, हेड्रिक की स्नाइपर से हत्या हो गई और रुडोल्फ ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। कुछ ही समय बाद 1962 में अमेरिका के वेस्टर्न डेजर्ट में पहला जापानी न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण होता है। अमेरिका अब पैसिफिक फ्लीट को वेस्ट कोस्ट पर लाता है, सीधा जर्मनी को दिखाने के लिए कि अब हम भी कमजोर नहीं हैं। और यहीं खत्म होती है ये जबरदस्त हाई कासल यूनिवर्स की कहानी। भविष्य में चीन का क्या होगा पैरेलल ब्रह्मांडों का अंत, पता चलेगा अगली सीजन में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की दुनिया जानने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।